जंगल के बीच एक बड़े से पेड़ पर कालू कौवे का घर था, जिसमें कालू कौवा अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहता था। कालू की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो रोजाना सुबह भोजन की तलाश में निकलता और दोपहर को भोजन का प्रबंध करके ही घर लौटता। ऐसे ही हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। आ गए आप? आज आने में बहुत देर कर दी। बच्चे कब से आपकी राह देख रहे थे। हाँ भाग्यवान, वो आजकल नजदीक कहीं भी खाना नहीं मिलता, बहुत दूर उड़कर जाना पड़ता है। नदी के पार गया था आज, तो तब जाकर कहीं खाना मिला। कालू कौवा बहुत मेहनत करता था ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता था, पर एक दिन उसकी खुशियों को एक सपेरे की नजर लग गई। कालू कौवा उस दिन भोजन लेकर आया तो उसके परिवार को एक सपेरे ने बंदी बना रखा था। कालू कौवा घबरा गया। सुनो, हमें बचा लो, इस सपेरे से बचा लो। पापा हमें बचा लो, ये सपेरा हमें मार देगा पापा। कालू कौवा सपेरे से उन्हें छोड़ने के लिए प्रार्थना करता है। सपेरे भाई, हमारी तुमसे क्या दुश्मनी है? तुमने मेरे परिवार को क्यों पकड़ रखा है? कृपा करके मेरे परिवार को छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बोलो मुझे क्या करना है? तुम्हें जंगल के उस पार बनी गुफा में रहने वाली नागिन के अंडे मुझे लाकर देने होंगे। जब तुम मुझे नागिन के अंडे चुरा कर लाके दे दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। मुझे बस उस नागिन के अंडे चाहिए। पर तुम तो एक सपेरे हो, अंडे तो तुम भी प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें मेरी क्यों जरूरत है? क्योंकि एक बार मैं एक नागिन के अंडे चुरा रहा था, उस नागिन ने मुझे देख लिया और मुझे श्राप दे दिया कि अगर मैंने अब की बार किसी और नागिन के अंडे चुराने की कोशिश की तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। इसी वजह से मैं अब नागिन के अंडे नहीं चुरा पाता। इस काम के लिए मुझे किसी की जरूरत थी और तुमसे बेहतर वो काम कोई नहीं कर सकता। अब ज्यादा सवाल मत करो। जितना जल्दी तुम मेरा काम करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे परिवार को तकलीफ से मुक्ति मिलेगी। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम सब मेरा इंतजार करना। सपेरे भाई, मेरे परिवार को कोई नुकसान मत पहुँचाना। मैं अंडे लेकर अभी आया है। कालू कौवा तेज उड़ान भरता है ताकि वो जल्दी से गुफा में पहुंच सके। कुछ ही देर में कालू कौवा गुफा में पहुंच जाता है, पर वो गुफा में पहुंचकर दंग रह जाता है। वो नागिन जिसके कौवे अंडे चुराने आया था, उसकी पूंछ एक पत्थर के नीचे दबी हुई थी और वो नागिन दर्द से कराह रही थी। मेरी मदद करो, मेरी पूंछ इस पत्थर के नीचे दबी हुई है। कृपया करके मेरी पूंछ इस पत्थर के नीचे से निकाल दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास अच्छा मौका है, मैं आसानी से नागिन के अंडे चुरा सकता हूँ। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि ये खुद तकलीफ में है। हाँ, मैं जल्दी जल्दी सारे अंडे ले जाता हूँ। कालू जैसे ही अंडे चुराने लगता है, उसके मन में से एक आवाज आती है और वो अपना विचार बदल देता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के परिवार को नहीं उजाड़ सकता। नहीं, मैं इस नागिन की मदद जरूर करूंगा। रुको, मैं तुम्हारी पूंछ अभी पत्थर के नीचे से निकाल देता हूँ। घबराओ नहीं। कालू स्वभाव का बहुत दयालु था। उसने उस नागिन पर दया दिखाई और उसकी पूंछ को पत्थर के नीचे से निकाल दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी हर प्रकार से मदद करूंगी। नागिन बहन, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं यहाँ किसी कारणवश आया था। कौवा नागिन को सारी सच्चाई बता देता है। मैं जानती हूँ वो धूर्त सपेरा किस स्वभाव का है। वो मेरी बड़ी बहन को भी नुकसान पहुँचा चुका है। वो हमारे अंडों को बेचकर कमाई करता है। उसे पता है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अंडे दिए हैं, इसलिए वो मेरे अंडों को भी चुरा कर बेचना चाहता होगा, पर मेरी बहन ने उसे श्राप दिया हुआ है। इसी वजह से वो खुद मेरे अंडे नहीं चुरा सकता, इसलिए उसने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हें यहाँ भेजा है। पर तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। तुम मेरे ही अंडे ले जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम सपेरे से कहना। ठीक है नागिन बहन, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारे अंडे को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। कौवा एक एक करके नागिन के सारे अंडे उठाकर सपेरे के पास ले जाने लगा। जैसे जैसे कालू कौवा अंडे ले जाकर रखता, वैसे वैसे सपेरा खूब खुश होता। कालू कौवा सारे अंडे रख चुका था। सपेरा सारे अंडे उठाकर ले जाने लगा
तो कालू उससे बोला, वैसे एक बात कहूँ सपेरे भाई, इन थोड़े से अंडों से तुम्हें क्या ही पैसे मिलेंगे। पता है मैं गुफा में क्या देख कर आ रहा हूँ, जिससे तुम पल भर में ही धनवान बन सकते हो। क्यों, तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया जो तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं पल भर में धनवान हो जाऊंगा? क्या तुमने कोई खजाना देख लिया है क्या? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना सपेरे भाई, मैं वहाँ पर एक खजाना देख कर आ रहा हूँ। ढेरों सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, और आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। अब अंडे तो मैं ले ही आया हूँ, नागिन भी उस गुफा में नहीं है, लगता है कहीं शिकार की तलाश में गई है। आप जल्दी से वो सारा खजाना लेकर आ जाओ, फिर आपको उम्र भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और वो खजाना कोई और ले जाए। और सबसे बड़ी बात, नागिन के लौटने से पहले ही ये काम कर लो। हाँ, ये बात है, फिर तो मैं अभी सारा खजाना वहाँ से ले आता हूँ। अरे सपेरे भाई, अंडे तो लेते जाओ। अब इन अंडों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इन्हें तुम खा जाओ, मैं तो चला खजाना लूटने। सपेरे ने आव देखा न ताव, झटपट वो गुफा की ओर भागा। पर नागिन तो पहले से ही अपने दुश्मन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सपेरा गुफा में घुसा, नागिन ने फौरन उसके पैर पर डंक मार दिया और कुछ ही देर में सपेरे के प्राण पखेरु उड़ गए। नागिन को अपने अंडे वापस मिल गए। कालू कौवे को अपना परिवार मिल गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। सपेरे को भी उसके पाप का दंड मिल गया। काऊ, काऊ। कौन है? कौन है जिसने हमारी नींद खराब करने की हिम्मत की? काऊ, काऊ। अरे ओ काले कलूटे कौवे, अगर जान प्यारी है तो उड़कर चला जा कहीं, वरना यहीं तेरे प्राण ले लूंगा। राजा विष्णुदत्त गुस्से में बड़बड़ाता रहा, लेकिन उसके आराम कक्ष की खिड़की पर बैठे कौवे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पूरे जोर से अपनी काऊ काऊ करता रहा। दूसरी तरफ राजा विष्णुदत्त भी कम नहीं था। असल में वो इतना खड़ूस था कि उससे राज्य की जनता भी परेशान थी। वो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता और कभी भी किसी को भी कुछ भी सजा दे देता था। उस दिन भी राजा विष्णुदत्त उस कौवे की काऊ काऊ पर कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया। दरअसल खिड़की पर बैठा वो कौवा बहुत प्यासा था और बार बार पानी मांग रहा था। राजा ने अपने सिपाहियों से उस कौवे को बार बार वहाँ से उड़वाया, लेकिन प्यासा कौवा बार बार खिड़की पर आ जाता और लगातार काऊ काऊ करता ही रहा। और बस इसी बात से राजा बुरी तरह झल्ला गया। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, तो ठीक है फिर, अब मेरे हाथों मरेगा तू, काले कौवे। इतना कहकर राजा विष्णुदत्त ने अपना तीर कमान उठाया और कौवे की तरफ एक तीर चला दिया। कौवा खतरा भांपकर वहाँ से उड़ पाता, उससे पहले ही राजा का तीर उसके सीने पर जाकर लगा। तीर लगते ही कौवा खिड़की से अंदर फर्श पर गिर पड़ा। अब कर काऊ काऊ, कान फाड़ दिए कमबख्त ने। राजा विष्णुदत्त कौवे को मारने के लिए उसकी तरफ तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन उससे पहले किसी तरह हिम्मत जुटाकर कौवा उठा और पूरी ताकत लगाकर वहाँ से उड़ गया। किसी तरह से गिरते पड़ते कौवा जंगल में पहुँचा, जहाँ कौवों की पूरी बस्ती थी। और फिर काऊ काऊ, ये क्या हो गया कल्लू चाचा, आपको ये तीर किसने मारा? काऊ, अरे बेटा, सुना था कि राजा विष्णुदत्त बहुत खड़ूस है, पर आज देख भी लिया। मैं तो बस पानी की उम्मीद में उसकी खिड़की पर जा बैठा, और देखो उसने ये क्या किया मेरे साथ। अरे वो तो मेरी तरफ तलवार लेकर दौड़ा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है बेटा, पर लगता है मैं बचूंगा नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा मत कहो कल्लू चाचा, और हद हो गई। हम तो दिन भर काऊ काऊ करते हैं, हर किसी के घर जाकर बैठते हैं, पर हम पर तो कोई ऐसे तीर नहीं चलाता। आप पर ये तीर चलाकर उस राजा ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। कमल कौवे की बात सुनकर बाकी के कौवों को भी गुस्सा आ गया और सभी कौवे कमल कौवे की बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी कल्लू कौवे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने एक लंबी सांस ली और वो डाल से नीचे गिरने लगा, लेकिन अब उसमें इतनी जान नहीं थी कि इस बार वो पंख फैलाकर उड़ जाए और अपनी जान बचा ले। एक तो तीर का जख्म और अब इतने ऊपर से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसे देखकर सभी कौवे रोने लगे। नहीं कल्लू चाचा, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कल्लू कौवे की मौत ने सारे कौवों को गुस्से से भर दिया। उस दिन पूरी कौवा बिरादरी में मातम पसरा हुआ था और अब हर कौवा राजा विष्णुदत्त से बदला लेना चाहता था। पर इतने बड़े राजा से एक कौवे की मौत का बदला कैसे ले, ये बड़ा सवाल था।
उस राजा ने कल्लू चाचा को इसीलिए तीर मारा ना, क्योंकि उसे हम कौओं की आवाज पसंद नहीं। उसके कान दुखते हैं हमारी आवाज से। तो फिर ठीक है, अब ना रहेंगे राजा के कान और ना होगी उसे कोई दिक्कत। सभी ने कमल कौवे की बात पर हामी भर दी। तभी एक बूढ़े कौवे ने आगे बढ़कर कहा, वो तो सब ठीक है, पर इतनी कड़ी सुरक्षा में तुम राजा को सबक सिखाओगे कैसे बेटा कमल? उसकी भी योजना है मेरे पास बाबा। कमल ने फौरन सारे कौवों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। थोड़ी ही देर बाद कमल कौवा बाजार के ऊपर मंडराने लगा। उसे वहाँ एक दुकान नजर आई जहाँ चाकू छुरियां तेज कराई जाती थी। कमल कौवे ने मौका देखकर वहाँ से एक तेज चाकू चुरा लिया। अगले दिन सारे कौवे राजा को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। कमल कौवे की योजना के मुताबिक जंगल से तो सारे कौवे एक साथ उड़े, लेकिन महल पहुंचने से पहले सारे कौवे दो हिस्सों में बट गए। कमल कौवा अपने कुछ साथियों के साथ महल के पीछे जाकर छिप गया और बाकी कौवे महल के सामने लगे एक पेड़ पर जा बैठे। सुनो साथियों, जैसे ही मैं इशारा करूंगा तुम काव काव करने लगना, जिस पर वो राजा जरूर गुस्सा करेगा। लेकिन तुम लोग डरना मत, वो राजा जैसे ही तुम्हें मारने तुम्हारे पास आएगा, बस मैं तभी उसे सबक सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, बस थोड़ा टाइमिंग का ख्याल रखना जरा। वो क्या है ना, मैं टाइम से पहले नहीं मरना चाहता। चिंता मत करो बाबा, हम पहले ही कल्लू चाचा को खो चुके हैं। अब की बार हम में से कोई नहीं मरेगा, ये वादा है मेरा। कमल कौवे की योजना के मुताबिक कुछ कौवे राजा की खिड़की पर बैठकर काव काव करने लगे, जिससे राजा विष्णुदत्त को फिर से गुस्सा आ गया। अबे क्या भला है ये काले कलूटे कौवे मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? कल ही एक को निपटाया है और अब ये सब आ गए, और ये वाला तो कुछ ज्यादा ही काव काव कर रहा है। रुक वहीं, रुक, तू भी मरेगा कलुए। राजा जैसे ही बूढ़े कौवे को मारने के लिए खिड़की की तरफ अपनी तलवार लेकर दौड़ा, बूढ़ा कौवा तो फौरन वहां से उड़ गया। लेकिन कमल का इशारा पाते ही पेड़ पर बैठे बाकी कौवे राजा पर चिपट पड़े, जिससे राजा विष्णुदत्त घबरा गया और अंदर की तरफ भागा। तभी पीछे छिपे बैठे कमल कौवे ने आगे बढ़कर तुरंत चाकू से राजा के दोनों कान काट लिए और उन्हें मुंह में दबाकर वहां से उड़ गया। अरे मैया, अरे कान काट लिए, अरे मेरी मैया। कौवा, ये तुमने क्या किया? बिना कान के राजा बना दिया रे। अरे तुम कौवे हो कि जल्लाद? अरे ओ कलुओ, मेरे कान वापस करो, मैंने कहा फौरन लौटाओ मेरे कान। कमल ने राजा के दोनों कान काट लिए थे। वो उसके दोनों कानों को मुंह में दबाए महल के सामने वाले पेड़ पर जाकर बैठ गया और फिर बूढ़े कौवे ने जाकर उस भाई मान गए बेटा तुम्हें, पर एक बात तो बताओ, अब इन कानों का तुम करोगे क्या? कुछ नहीं, देखो ना, बिना कान के राजा कितना तड़प रहा है। उसे थोड़ी देर ऐसे ही रोने दो, बाद में मैं उसके कान उसे वापस कर दूंगा। हैं? पागल हो गया है क्या? हैं? वो राजा तुझे छोड़ेगा नहीं बे। और जब कान वापस करने ही थे तो हमारी जान की बाजी क्यों लगाई तुमने बेटा? चिंता मत करो बाबा, राजा को उसके कान मिलेंगे जरूर, पर इतनी आसानी से नहीं। सबको लेकर मेरे साथ आओ, मैं सब समझाता हूँ। कमल कौवे ने राजा के दोनों कान बूढ़े कौवे को दे दिए और फिर अपने साथियों के साथ राजा की खिड़की पर जाकर बैठ गया। कमल कौवे को देखते ही राजा उसे पहचान गया और वो उससे डरकर पर्दे के पीछे जाकर छिप गया। अबे ये तो फिर से आ गया, अब की बार पता नहीं क्या काटेगा। बचाओ सैनिकों, बचाओ मुझे, कोई है? इन कौवों से कोई बचाओ मुझे। काव काव चिल्ला लो राजा, जितना मर्जी उतना चिल्ला लो, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे सैनिकों के कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी है हमने। है? भाई तुझे क्या चाहिए? तू क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गया? कल तूने हमारे कल्लू चाचा को मारा था और तेरे कान काटकर हमने उसी की सजा दी है तुझे। मुझसे गलती हो गई भाई, माफ कर दे यार। मैं तुझे खूब सारा पैसा दूंगा, खाना दूंगा, बस मेरे कान मुझे वापस कर दे भाई। देखना मैं बिना कान के कैसा बंदर जैसा लग रहा हूँ। ऐसे ही अपनी जनता के सामने जाऊंगा तो सब मुझ पे हंसेंगे भाई। भाई दे दे भाई।
ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे दोनों कान वापस मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम या तुम्हारे सैनिक कभी किसी पक्षी पर हमला नहीं करोगे, चाहे जो हो जाए। भाई मंजूर है भाई मंजूर है भाई, सब मंजूर है भाई सब। और दूसरी बात ये कि तुम्हें अपने महल के ठीक सामने हमारे कल्लू चाचा की मूर्ति बनवानी होगी। और फिर हरगिज नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक कौवे की मूर्ति? नहीं 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 नहीं, ये तो अच्छा, तो फिर अपने कान तो तुम भूल ही जाओ। हाँ, वैसे भी बहुत भूख लगी है, तो तुम्हारे दोनों कानों की ही दावत उड़ाई जाएगी आज। नहीं नहीं, अबे रुक जा, अबे बनवाऊंगा भाई, बनवाऊंगा यार, बनवाऊंगा। जो तुम कहोगे वो करूंगा, बस मेरे कान कान उन्हें मत खाना और मुझे लौटा जरूर देना मेरे कान। कमल कौवे की दोनों शर्तें राजा ने मान ली, जिसके बाद उसे उसके दोनों कान वापस मिल गए। राजवैद्य ने राजा के कान वापस लगा दिए और कुछ ही दिनों के बाद राजा के महल के ठीक सामने कल्लू कौवे की मूर्ति भी राजा को लगवानी पड़ी। अब तो जब भी कौवों का मन होता तब वो कल्लू कौवे की मूर्ति पर जाकर बैठते और पूरी ताकत से काऊ काऊ करते, और राजा विष्णुदत्त तकिए से अपने कानों को ढक लेता, क्योंकि इसके अलावा कुछ और करने की हिम्मत उसमें अब नहीं बची।